हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है जी। सो इस 18 फरवरी को जो टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस बायो का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। केमिस्ट्री का ये सिलेबस है, फिजिक्स का ये सिलेबस है। एक बार फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सिलेबस देख लो आप लोग। बायो का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देख लिया सिलेबस, देख लिया, डन। बायो का मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर और उसके अलावा पारिस्थितिकी इकाई जिसके तीनों चैप्टर है। ठीक है दोस्त। सो ये बायो का चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का है और ये फिजिक्स का है। ठीक है। क्या सर ये स्लाइड में रहेगा? हाँ बेटा, आज की जो स्लाइड आएगी उस स्लाइड में ये ऐड कर दूंगा, मतलब एडेड ही है। ये जो स्लाइड जो चल रही है उसी स्लाइड में ये एडिट है, तो जो आज की स्लाइड आएगी उसमें ऐड हो जाएगा। हाँ जी सर, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कौन सी होती है? फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं बेटा। चलिए जी। सो हमारे इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? फ्रॉग चल रहा था। इस फ्रॉग के अंदर अब क्या क्या चीजें बच गई थी, देखिए इसमें हमने परिचय में इसका वर्गीकरण देखा था। वर्गीकरण देखने के बाद इसके बारे में छोटी मोटी बातें जो थी वो बताई थी मैंने आपको। फिर उसके बाद में इसके आकारिकी देखी थी। इसमें सिर और धड़ की बात करी थी। सिर के जो भाग थे वो देखे थे, जिसमें हमने आंखें देखी थी, आंखों में पलकों की बात करी थी, ब्रो स्पॉट पड़ा था, टिम्पेनम कला पड़ी थी। फिर उसके बाद वाक्कोश पड़ा था। वाक्कोश केवल नर में पाया जा रहा था, लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण था। फिर उसके बाद धड़ की बात करी थी। धड़ जो है उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि इसके धड़ में क्या पाए जाते हैं, आपके पाद पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं, अग्रपाद, पश्चपाद। टोटल 4 पाद थे, इसलिए हमने इसको सुपर क्लास में रखा था कि इसमें टेट्रापोडा में। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि इसके अंदर जो अग्रपाद जो होते हैं, पर्टिकुलरली नर के अंदर जो अग्रपाद में जो पहली जो उंगली जो थी वो पूर्णतः विकसित नहीं होती है। एक मैथुनांग यहाँ पर पैदा हो जाता है, कॉपुलेटरी भाग पैदा होता है, जिसको हम एम्प्लिऑक्सरी पैड बोलते हैं, जो मादा में अंडों के निष्कासन के लिए उत्तरदायी होता है। पश्चपाद जो थे वो जालनुमा थे, जो पानी में तैरने के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर उसके बाद तंत्रों की बात करी थी, श्वसन तंत्र की बात करी थी। पानी में और ग्रीष्म आपकी शीत निद्रा में, ग्रीष्म निद्रा में श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। लेकिन अगर स्थल की बात करें तो 35% किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। 56% जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है और 9% जो है वो मुख गुहा के द्वारा होता है। फिर इसके बाद पाचन तंत्र की बात करी थी, ऑलमोस्ट सेम था, बिल्कुल हमारे जैसा। मुख से मुख गुहा में भोजन जाएगा, ग्रसनी में जाएगा, ग्रसिका में जाएगा, अमाशय में पाचन होएगा, आंत में पाचन होएगा, मलाशय में जो मल होएगा वो फिर किस में डाल दिया जाएगा? अवस्कर में। अवस्कर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अवस्कर एक नलिका है। अवस्कर एक ऐसा भाग है मेंढक के अंदर जिसमें मूत्र भी आता है, जो जनन पथ से भी संबंधित है और जो मल के त्यागने से भी संबंधित था। अवस्कर द्वार के द्वारा अपाचित मल बाहर निकल जाएगा, जिसमें हमने अमाशय की बात करी थी। उसके बाद में पाचन ग्रंथियों की बात करी थी। फिर इसके बाद में हमने परिसंचरण तंत्र की बात करी थी। इनका हृदय जो होता है पेशीजनक होता है, यानी मांसपेशी से बना होता है, त्रिकोष्ठीय होता है, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। इनमें अंतर निलयी खांच जो होती है, यानी निलय को बांटने वाली जो दरार जो होती है, पूर्णतः विकसित नहीं होती है। इनमें रक्त कोशिकाएं जो थी वो तीनों प्रकार की मिल रही थी। डिफरेंस क्या था? हमारी आरबीसी कैसी होती है? द्विअवतल होती है, बाइकॉन्वेक्स होती, बाइकॉन्केव होती है हमारी जो होती है। इनमें बाइकॉन्वेक्स होती है, याद रखना, भूल मत जाना। इनमें बाइकॉन्वेक्स होती है
हमारी जो होती है वो कैसी होती है, बाई कॉनकेव होती है, इनमें बाई कॉन्वेक्स होती है या इनमें अंडाकार होती है। याद रखना ये किसके अंदर है, ये मिलती है मेंढक के अंदर, ठीक है। जबकि हमारे अंदर कैसी होती है, ये इस प्रकार की होती है, बाई कॉनकेव होती है और इसमें केंद्रक नहीं होता, जबकि यहाँ पर क्या पाया जा रहा था, केंद्रक पाया जा रहा था। तो ये चीज याद रखनी थी। उसके बाद WBC सेम टू सेम रक्षा करेगी और थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जो है थक्का जमाने में हेल्प करेगी। इसके बाद तंत्रिका तंत्र की बात करी थी। तंत्रिका तंत्र मैंने आपको कंपैरिजन करके पूरा बता दिया था कि हमारे तंत्रिका तंत्र और इनके तंत्रिका तंत्र में क्या डिफरेंस था। इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जो ब्रेन और मेरु रज्जु से बना होता है, उस ब्रेन और मेरु रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, कितनी जोड़ी निकलती हैं, मस्तिष्क से 10 जोड़ी और मेरु रज्जु से 10 जोड़ी, एक्सेप्ट किसमें, राना टिग्रीना में, जिसमें कितनी थी, 9 जोड़ी थी। इनका ब्रेन जो होता है और हमारे ब्रेन में क्या डिफरेंस था, अग्र मस्तिष्क में हमारे अंदर 4 भाग थे, 3 भाग थे। एक सेरिब्रम था, प्रमस्तिष्क था, डायंसिफेलॉन था, इनके अंदर वो दोनों तो हैं, लेकिन ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो नहीं था। और साथ साथ कॉर्पस कैलोसम, एक ऐसी संरचना जो 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने का काम करती है, वो भी यहाँ पर नहीं होती है। मध्य मस्तिष्क की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कैसा था, कॉर्पोरा बाइजेमिना था, 2 ऑप्टिक लोब्स थे। हमारे अंदर कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं, यहाँ पर मध्य मस्तिष्क में कितने मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे। पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं तो हमारे अंदर पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों से बना होता है, पॉन्स से, मेडुला ऑब्लंगेटा से और सेरिबेलम से, जिसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं। यहाँ पर पॉन्स नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, सेरिबेलम होता है और क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने यहाँ तक पूरा ये पढ़ लिया था। फिर उसके बाद ये जो PNS जो होता है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक, एक होता है कायिक और एक होता है स्वायत्त। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, सेम टू सेम हमारे अंदर 2 भागों में बटा होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी, परानुकंपी। अनुकंपी जो होता है वो एक्टिवेट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए होता है, और परानुकंपी जो होता है वो हमारी क्रियाविधि को डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोगों ने अच्छा ये भी देख लिया था, इनके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर जो है, संवेदी अंग जो थे, जो इनके अंदर पूर्णतः विकसित हैं, वो कौन है, इसकी आंखें हैं जो कैसी हैं, सरल नेत्र है, एकल इकाई से बनी हुई हैं। और कौन है, इनके अंदर टिम्पैनिक झिल्ली थी, वो टिम्पेनम जिसको हमने बोला था, जो बाहर की कंपन को महसूस करके अंदर साउंड को सुनने में हेल्प करता है। बाकी इसके अलावा गंध के लिए, स्वाद के लिए और स्पर्श के लिए भी संवेदी अंग होते हैं, लेकिन वो अल्प विकसित होते हैं। ये जो है ये ज्यादा रूप से क्या है, विकसित है, सुव्यवस्थित है और विकसित रूप से मिलते हैं। यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब इसके बाद 2 तंत्र बच गए हैं, कौन कौन से, एक बचा है उत्सर्जन तंत्र और एक बचा है जनन तंत्र। ये हमें पढ़ना है। तो हम पहले उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं, फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे, जनन तंत्र की बात करते हैं। ठीक है जी। देखिएगा, उत्सर्जन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो पहले हम हमारी बात करते हैं। हमारा उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, हमारे अंदर जो उत्सर्जी अंग जो होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, वो कौन होता है। तो बेटा मानव के अंदर अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो हमारे अंदर जो उत्सर्जी अंग जो होता है उसका नाम होता है किडनी, जिसको हम वृक्क बोलते हैं, है ना। इनके अंदर अगर मेंढक के अंदर बात करें तो मेंढक में भी कौन मिल रहा है, किडनी, यानी वृक्क मिलता है। तो क्या सर दोनों की वृक्क सेम टू सेम होती है क्या हमारी किडनी और मेंढक किडनी क्या दोनों सेम होती है, नहीं, डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है, ध्यान से सुनना। जब हम भ्रूणीय अवस्था में जब होते हैं, आराम से सुनना, जब हम कौन सी अवस्था में होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में, चाहे हम हो चाहे ये हो। जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो उस भ्रूणीय अवस्था में यानी भ्रूण के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर एक संरचना का निर्माण होता है जो पश्चिम भाग पर पाई जाती है, पीछे की तरफ पाई जाती है, जिसका नाम होता है नेफ्रोटोम प्लेट। ध्यान से सुनना, ये बाद में आएगा, इसलिए प्लीज इसको अभी से ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या बोला मैंने, भ्रूणीय अवस्था में यानी एम्ब्रियोनिक अवस्था में, चाहे हम भ्रूणीय अवस्था में हो चाहे मेंढक भ्रूणीय अवस्था में हो,
तो इनके अंदर, हमारे अंदर और मेंढक के अंदर भ्रूणीय अवस्था में एक प्लेट पाई जाती है जिसका नाम होता है नेफ्रोटोम प्लेट। अब ये नेफ्रोटोम प्लेट कुछ इस तरीके से होती है, इस तरह की नेफ्रोटोम प्लेट होती है। अब ये जो होता है इसका, ये होता है अग्रभाग, आगे वाला पोर्शन, ये होता है मध्य भाग और ये होता है पश्चिम भाग। ठीक है, ये नेफ्रोटोम प्लेट है जो भ्रूणीय अवस्था में मिलती है हमारे भी और मेंढक में भी। अब ये जो नेफ्रोटोम प्लेट जो होती है, इसका ये आगे का भाग होता है, ये बीच वाला भाग होता है और ये पीछे वाला भाग होता है। ठीक है जी। आगे वाले भाग से, अग्र भाग से जब किडनी बनती है, याद रखना किससे, अग्र भाग जो है किसका, नेफ्रोटोम प्लेट का। नेफ्रोटोम प्लेट जो होती है, जो मैंने यहां पर दिखाई है, यही नेफ्रोटोम प्लेट आगे जाकर किसका निर्माण करती है, किडनी का निर्माण करती है। याद रखना, यही आगे चलकर किसका निर्माण करती है, किडनी का फॉर्मेशन करती है। किसका निर्माण करती है, किडनी का निर्माण करती है। बात आ रही है इस नेफ्रोटोम प्लेट का आगे वाला भाग करता है, बीच वाला भाग करता है कि पीछे वाला भाग किडनी का निर्माण करता है। तो याद रखना, अग्र भाग किसका, नेफ्रोटोम प्लेट का, अगर आगे चलकर किडनी का निर्माण करता है तो याद रखना ऐसी किडनी को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिक किडनी। सर डिफरेंस क्या आएगा, अभी बता रहा हूं, पहले सुन ले। प्रोटोनेफ्रिक किडनी, प्रोटोनेफ्रिक वृक्क। यानी अगर इससे किडनी पैदा होगी, इस वाले भाग से अगर किडनी बनेगी आगे चलकर, तो ऐसी किडनी को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिक किडनी। ठीक है जी। दूसरी बात, सर ये तो आपने अग्र भाग की बात बता दी है। सर अगर पश्चिम भाग अगर बनाएगा तो, सॉरी मध्य भाग अगर बनाएगा तो, अगर मध्य भाग किसका, नेफ्रोटोम प्लेट का, अगर किडनी का निर्माण करता है तो ऐसी किडनी को हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी बोला जाता है। पहले सुन लेना एक बार, फिर उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। क्या कि अगर ये वाला भाग आगे चलकर किडनी बनाता है तो ऐसी किडनी को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिक किडनी। अगर ये नेफ्रोटोम प्लेट का ये वाला भाग आगे चलकर किडनी बनाता है तो उसको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी। अब बात आ रही है अगर पश्चिम भाग आगे चलकर बनाता है किडनी तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी किडनी क्या कहलाती है, जब पश्चिम भाग आगे चलकर किडनी का फॉर्मेशन करता है। पश्चिम भाग नेफ्रोटोम प्लेट का अगर किडनी का निर्माण करता है तो ऐसी किडनी को बोला जाता है मेटानेफ्रिक किडनी। तो कुल मिलाकर किडनी जो होती है वो तीन तरीके से होती है। एक होती है प्रोटोनेफ्रिक किडनी, एक होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, एक होती है मेटानेफ्रिक किडनी। ये वर्ड बाद में भी आएगा जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर भी ये वर्ड आएंगे। तो एडवांस में अगर अभी आप एक बार याद रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होएगा। प्रोटोनेफ्रिक किडनी वो किडनी होती है जो नेफ्रोटोम प्लेट जो भ्रूणीय अवस्था में बनती है, हर एक भ्रूण के अंदर बनती है। ठीक है, मानव भ्रूण के अंदर भी होती है, उभयचर भ्रूण के अंदर भी होती है, सरीसृप भ्रूण में भी होती है, स्तनधारी भ्रूण में भी होती है ना। तो सभी कशेरुकी जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, उनके भ्रूणीय अवस्था में क्या मिलती है, नेफ्रोटोम प्लेट। और ये जो नेफ्रोटोम प्लेट जो होती है, इसके अग्र भाग से अगर किडनी बनती है तो ऐसी किडनी को बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिक, इससे बनती है मीजोनेफ्रिक, इससे बनती है मेटानेफ्रिक। अब आप पूछेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस किस चीज का है, आखिर किस चीज का यहां पर अंतर होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यहां पर समझने की कोशिश करिए,
इनमें से जो प्राचीनतम किडनी जो होती है, प्राचीन बिल्कुल किडनी जो होती है, जो अर्ली डेवलप हुई होगी या विकास के दौरान जो सबसे पहले बनी थी, वो ये वाली थी, उसके बाद ये वाली थी, उसके बाद ये वाली है। तो याद रखना, मनुष्यों के अंदर, किसके अंदर? मनुष्यों के अंदर, भूल मत जाइएगा, पर्टिकुलरली ह्यूमंस के अंदर या स्तनधारियों के अंदर, स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर जो किडनी मिलती है वो कैसी होती है? मेटानेफ्रिक होती है। हाँ जी, कैसी होती है? मेटानेफ्रिक किडनी होती है। उभयचरों की अगर मैं बात करूं, उभयचर की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक होती है। और पर्टिकुलरली उभयचरों के, या मैं बात करूं मछलियों की, अगर मैं बात करता हूं, मछलियों में कैसी होती है? प्रोटोनेफ्रिक होती है। तो मछलियों में होती है प्रोटोनेफ्रिक, उभयचर में होती है मीजोनेफ्रिक, और यहां पर सरीसृप पक्षी, सरीसृप पक्षी स्तनधारी, इनके अंदर कैसी होती है? मेटानेफ्रिक होती है। यानी सबसे एडवांस टाइप की जो किडनी जो है वो किसमें होती है? इसमें होती है। उससे लेस एडवांस यहां पर है, उससे लेस एडवांस यहां पर है। अब बात आ रही है सर डिफरेंस क्या है, फाइनली ये बताइए। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइएगा, किडनी के अंदर करते क्या है? हम छानते हैं किसको? ब्लड को छानते हैं। ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको छानते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, है ना, इन्हीं को ही छानते हैं। हाँ, ये छानने का काम कौन करता है? किडनी के अंदर। आखिर ये जो किडनी जो होती है, इस किडनी के अंदर ये छानने का काम कौन करता है? सर किडनी के अंदर मिलती है कौन? व्रकाणु, नेफ्रॉन्स मिलती है। कौन मिलती है? व्रकाणु मिलती है, नेफ्रॉन्स मिलती है, और यही नेफ्रॉन्स जो होती है ये छानने का काम करती है। अब साहब बात आ रही है व्रकाणु की संरचना कैसी होती है, तो ध्यान से देखिएगा। ये व्रकाणु आपने डेफिनेटली इस तरीके से देखी होगी। और इसके भागों के नाम भी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूं यहां पर। ये जो कप के जैसी शेप की संरचना जो होती है इसको हम बोलते हैं बोमन संपुट। नाम सुना है ना सभी ने? इसको हम क्या बोलते हैं? बोमन संपुट बोलते हैं। ठीक है जी, बोमन कैप्सूल बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो होती है इसको हम बोलते हैं पीसीटी। ये जो है इसको हम बोलते हैं हेनले पाशा या हेनले लूप। इसको बोलते हैं डीसीटी, और इसको बोलते हैं संग्रह नलिका। ठीक है, एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिख देता हूं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी की फुल फॉर्म यहां पर लिख देता हूं, वैसे तो आप जानते हैं फिर भी लिख रहा हूं यहां पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संवलित नलिका। यह है डीसीटी की फुल फॉर्म। हेनले लूप को हम हिंदी में बोलते हैं हेनले पाशा। हेनले पाशा बोलते हैं। पीसीटी की फुल फॉर्म सेम टू सेम, ऑलमोस्ट डीसीटी जैसी है, बस फर्क इतना सा है कि यहां पर पीसीटी की जगह क्या हो जाता है? डीसीटी हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? पीसीटी हो जाएगा। पीसीटी में बस पी जो होता है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ की जगह हो जाता है समीपस्थ संवलित नलिका। ठीक है, तो ये तो हो गई बात यहां पर कि ये इस तरीके से। और ये कौन होता है? बोमेन संपुट, अंग्रेजी में बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ये तो हो गई ये बात किसकी? ये हमारी नेफ्रॉन है जो हमारे अंदर मिलती है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, इस नेफ्रॉन को देख लिया, पहले देखी हुई है, पहले सुनी हुई है, समझी हुई है। इस तरीके से क्या होता है? बोमेन संपुट होता है। फिर उससे इस तरीके से घुमावदार एक नलिका निकलती है जिसका नाम है पीसीडी। फिर एक यू आकृति की संरचना जिसका नाम हेनले लूप, फिर वापस से घूमी हुई डीसीटी, और फाइनली कौन होती है? संग्रह नलिका होती है। ठीक है,
ये वाली जो वर्काणु जो होती है, जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे अंदर मिलती है। डन। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस वर्काणु को जरा देखिएगा। इस वर्काणु में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर हमको बोमेन संपुट दिखाई दे रहा है, बस केवल कौन है? बोमेन संपुट। और ये कोई नलिका ना ही पीसीटी है, ना ही हेनले लूप है, ना ही डीसीटी है। ये सीधा जाकर ओपन हो जाएगी किसमें? ये नलिका जो है ये ओपन हो रही है किसमें? ये हमारी संग्रह नलिका में ओपन हो रही है। ये हमारी संग्रह नलिका, यानी यही बोमेन संपुट आगे चलकर किसमें ओपन हो रहा है? संग्रह नलिका। तो ये वर्काणु और इस वर्काणु में डिफरेंस क्या था? सर इस वाली नेफ्रॉन में बोमेन संपुट था, मैंने कहा इस वाली में है, हाँ है, लेकिन इस वाली में बोमेन संपुट फिर एक घुमावदार संरचना में बदली जिसका नाम है पीसीटी, फिर एक यू आकृति की संरचना हेनले लूप, फिर वापस एक घूमी हुई संरचना डीसीटी, और फाइनली कौन थी? संग्रह नलिका। यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, केवल और केवल कौन मिल रहा है? बोमेन संपुट मिल रही है, और वो बोमेन संपुट जो है आगे चलकर किसमें ओपन हो रही है? संग्रह नलिका में। ऐसी नेफ्रॉन को, ये वाली जो नेफ्रॉन जो होती है, इनको हम बोलते हैं मीजो नेफ्रॉन्स। क्या नाम देते हैं? मीजो नेफ्रॉन्स। और ये वाली जो नेफ्रॉन्स होती है इनको हम बोलते हैं मेटा, इनको हम नाम देते हैं मेटा नेफ्रॉन्स। ये है मेटा नेफ्रॉन्स, ये है मीजो नेफ्रॉन्स। एक तीसरी और देखना यहां पर, कोई बोमेन संपुट नहीं है, सीधा एक नलिका, और फाइनली कौन है? संग्रह नलिका। यह संग्रह नलिका है, और ये सिंपल सामान्य नलिका है, जहां से क्या होएगा? चीज छनेगी। अब जरा सोचिए, ऐसी कंडीशन हमने कहीं ना कहीं किसमें देखी थी? कॉकरोच में भी देखी थी, कि कॉकरोच के अंदर जो नलिकाएं जो थी जहां से छनता था, है ना, याद आ रहा है कुछ इस प्रकार से? आपको मेलपीगियन अगर ट्यूब्यूल्स अगर याद आ रही हो, मेलपीगियन नलिकाएं अगर याद आ रही हो, तो ऐसा आपने कुछ पढ़ा था। ये हमारी सामान्य नलिका है और ये हमारी संग्रह नलिका है। ऐसी नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रॉन्स। ये है प्रोटोनेफ्रॉन्स, ये है मीजोनेफ्रॉन्स, और ये है मेटानेफ्रॉन्स। अब आप खुद सोचिए, ऐसी नेफ्रॉन्स जिन किडनी में होएगी उन किडनी को हम क्या बोलेंगे? सर मेटानेफ्रिक किडनी। यानी मेटानेफ्रिक किडनी वो होती हैं जिनके अंदर क्या मिलती है? मेटानेफ्रॉन्स मिलती हैं। वो किडनी जिनके अंदर मीजोनेफ्रॉन्स मिलती हैं, और वो किडनी जिनके अंदर प्रोटोनेफ्रॉन्स मिलती है। तो बहुत सिंपल शब्द में मैंने आपको सिंपल सी बातें बताई हैं, क्या कि प्रोटोनेफ्रॉन्स ये है हमारी कौन? प्रोटोनेफ्रॉन्स। इस प्रकार की नेफ्रॉन जिसमें कोई बोमेन संपुट, कोई बोमेन कैप्सूल नहीं है, कोई पीसीटी, डीसीटी नहीं है, कोई हेनले लूप यहां पर नहीं है। तो इस प्रकार की एक साधारण नलिका, सामान्य नलिका जब छानने का काम करती है, तो ऐसी नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रॉन्स। और ऐसी प्रोटोनेफ्रॉन्स जिस किडनी में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिक किडनी। और ये प्रोटोनेफ्रिक किडनी वो किडनी होती है जो नेफ्रोटोम प्लेट के अग्रभाग से बनती है। और ऐसे अग्रभाग से बनने वाली प्रोटोनेफ्रिक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स मिलती है वो कौन सी होती है? प्रोटोनेफ्रॉन्स होती है। जो किसमें पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है किसमें? मछलियों में पाई जाती है। जब नेफ्रोटोम प्लेट का मध्य भाग आगे चलकर किडनी बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोनेफ्रिक किडनी। ये मीजोनेफ्रिक किडनी किसमें पाई जाती है? उभयचरों में पाई जाती है, जिसमें ऐसी किडनी में पाई जाने वाली जो नेफ्रॉन्स होती है वो ये वाली होती है। ये हमारी मीजोनेफ्रॉन, जिसमें सिर्फ क्या पाया जाता है? बोमेन संपुट पाया जाता है। कोई पीसीटी, कोई हेनले लूप, कोई डीसीटी नहीं पाई जाती है। तो यहां पर केवल और केवल क्या पाया जाएगा? सर बोमेन
कैप्सूल यहां पर पाया जाएगा, बाकी यहां पर पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप यहां पर नहीं पाया जाता। इनको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रॉन्स, और मीजोनेफ्रॉन्स जिन किडनी में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? मीजोनेफ्रिक किडनी। किसमें मिलती है? उभयचर। अब हमारे अंदर कौन सी किडनी है? मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी वो किडनी जो भ्रूणीय अवस्था में नेफ्रोटोम प्लेट के पश्चिम भाग जो होता है, यानी ये वाला भाग आगे चलकर किडनी बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। और इनके अंदर क्या मिलती है? मेटानेफ्रॉन्स। कैसी होती है मेटानेफ्रॉन्स? ये वाली होती है। डन। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम पढ़ रहे थे यहां पर किसकी बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे थे किसकी? मेंढक की। अब मेंढक के अंदर जो किडनी जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? याद रखना, भूल ना जाना, मेंढक के अंदर जो एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है वो कौन सी होती है? भूल ना जाइएगा, मीजोनेफ्रिक होती है। कौन सी होती है? मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, भूल ना जाइएगा, जो नेफ्रोटोम प्लेट के भ्रूणीय अवस्था में नेफ्रोटोम प्लेट के मध्य भाग से विकसित होती है, जिसके अंदर जो वक्काणु पाई जाती हैं यानी नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? मीजोनेफ्रॉन्स कहलाती हैं, जिसमें केवल बोमेन संपुट होता है, कोई पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी नहीं होता है। तो ये थी पहली बात जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। डन। नेक्स्ट अगला बिंदु जो है यहां पर, पहला बिंदु मैंने आपको बता दिया यहां पर कि फ्रॉग के अंदर कैसी किडनी है, वृक्क कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक वृक्क पाई जाती है इनके अंदर। चलिए पहला बिंदु तो ये रहा। दूसरा बिंदु ये जो एक किडनी जो होती है उस एक किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं? अगर हम हमारी बात करें, किसकी बेटा? हमारी अगर बात करते हैं यानी मेटानेफ्रिक किडनी की बात करते हैं, यानी ये वाली किडनी की जब हम बात करते हैं जिसमें ये वाली नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, तो एक किडनी में लगभग 10 लाख के आसपास क्या पाई जाती है? हमारी नेफ्रॉन्स पाई जाती है। मेरी एक किडनी में, आपकी एक किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास क्या पाई जाती है? नेफ्रॉन्स पाई जाती है। लेकिन जब हम उभयचर यानी फ्रॉग की बात करते हैं तो इनकी एक किडनी में लगभग 2000 के आसपास क्या पाई जा रही है? नेफ्रॉन्स पाई जाती है। ये दूसरा बिंदु था जो यहां पर लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इनमें प्रत्येक जो किडनी जो होती है उसमें 2000 नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। याद रखना। किसका निर्माण करेंगी सर? मूत्र का निर्माण करेंगी। अब ये मूत्र कहां कहां कैसे कैसे जाएगा उसकी क्रियाविधि जरा ध्यान से सुनिएगा। ये दो बिंदु क्लियर हो गए हैं। मेंढक के अंदर नेफ्रॉन्स, किडनी कौन सी है? मीजोनेफ्रिक है। किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन्स मिल रही है सर? 2000। ये जो नेफ्रॉन्स है ये कौन सी नेफ्रॉन्स है? मीजोनेफ्रॉन्स होती है। मीजोनेफ्रॉन्स कौन सी होती है? बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, अब इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? इनका उत्सर्जी पदार्थ जो नीट 2018 में प्रश्न पूछा गया था, इनका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? तो सीधा सीधा याद रखना, हमारा उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? जरा सोचिए, हमारा उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? सर हमारा उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, यूरिया होता है या यूरिक एसिड होता है? तो हम मेनली क्या एक्सक्रीट करते हैं? हमारे मूत्र में क्या निकलता है सर? यूरिया। हमारी बॉडी में बनता क्या है? अमोनिया, जो लीवर में किसमें बदल जाता है? यूरिया में। पहले भी बताया हुआ है। तो हमारे अंदर क्या होता है? यूरिया। उस यूरिया को वाटर के अंदर मिक्स करके और भी इंप्योरिटीज मिक्स करके फाइनली क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक कहलाते हैं। जो क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं। ऐसे जीवों को, ऐसे जीव जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक कहते हैं। तो याद रखना, भूल ना जाइएगा। ये जो है ये भी क्या है? इनका भी उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है? यूरिया है। और ये क्या निकालते हैं? याद रखना, यूरिया निकालते हैं, तो ये यूरियोटैलिक होते हैं। डन। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा जब ये टेडपोल अवस्था में होते हैं, जब ये टेडपोल अवस्था में होते हैं तब इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है?
तो बेटा याद रखना, कल भी मैंने आपको बताया था, इनका जो टेडपोल जो होता है, जो लार्वा अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, ये टेडपोल अवस्था किस में मिलती है? जल में मिलती है। कैसी होती है? ये जलीय होती है। और ज्यादातर जो जलीय जीव जो होते हैं, ज्यादातर जलीय जीव जो होते हैं, उनका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। क्यों सर अमोनिया क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया और यूरिया का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अमोनिया बहुत जल्दी पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। हाईली सॉल्यूबल होता है किसमें? वाटर में। कौन? अमोनिया। तो जरा सोच, मैं टेडपोल हूं, मेरे चारों तरफ क्या है? पानी है, और जो मेरा उत्सर्जी पदार्थ जो होगा, जो क्या बना? अमोनिया बना। हाँ सर, अब वो अमोनिया को क्या मैं यूरिया में बदलूं एनर्जी खर्च करके, या सीधा मेरे चारों तरफ पानी है बाहर निकाल दूं? सीधा सर सीधा बाहर निकाल देंगे, तो अच्छा से सीधा बाहर निकल जाएगा। तो याद रखना, इनकी जो टेडपोल अवस्था जो होती है वो अमोनिया उत्सर्जी होती है। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? अमोनोटैलिक कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये याद रखना, मेंढक में जो वयस्क अवस्था जो होती है, कौन सी अवस्था? वयस्क अवस्था जो होती है, वो क्या उत्सर्जन करती है, और जो टेडपोल अवस्था जो होती है वो क्या उत्सर्जन करती है? तो वयस्क अवस्था यूरिया उत्सर्जी होती है, और टेडपोल अवस्था जो होती है वो अमोनिया उत्सर्जी होती है। भूल मत जाइएगा, यहां से क्वेश्चन बना है, भूल मत जाइएगा। डन। अब आप मुझे बताइएगा, हम वयस्क अवस्था की बात कर रहे हैं, ये किडनी है, जरा ध्यान से देखना, ये किडनी आपको दिखाई दे रही होगी, ये किडनी है किसकी? मेंढक की। इस किडनी से क्या निकली? मूत्र नलिका निकली। और जरा सोच, कल भी मैंने तेरे को बताया था, ये मूत्र नलिका किसके अंदर जाकर ओपन हो रही है? जो भी किडनी में मूत्र बनेगा वो किसके अंदर जाकर डाला जा रहा है? ये कौन है? ये कौन है? जरा सोच, क्या हमने इसको क्लोका बोला था या नहीं बोला था? अवस्कर बोला था या नहीं बोला था? हाँ सर, अवस्कर बोला था। तो ये अवस्कर में जाकर डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है? अवस्कर में डाल दिया जाता है। फिर अवस्कर छिद्र जो होता है, उस छिद्र से क्या निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। डन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो यहां पर जब मूत्र लाया जाता है तो वो मूत्र पहले इधर जाकर स्टोर होता है। किसमें? मूत्राशय में। ये है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है, ये वाला डायग्राम कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये किडनी, हाँ सर, ये किडनी, हाँ सर, किडनी से क्या निकला? मूत्र। मूत्र किससे निकला? यूरेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र नलिका। अब ये मूत्र नलिका से जब यहाँ पर मूत्र आता है तो एकदम सारा का सारा नहीं निकल जाता है, वो पहले यहां से इधर डाला जाता है। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। हमारे अंदर उल्टी कहानी है। हमारे अंदर मूत्र नलिका जो होती है, जो आपने जनन में भी पढ़ा था, मानव जनन में भी, हमारे अंदर जो मूत्र नलिका होती है वो किसमें ओपन होती है? मूत्राशय में। यहां पर मूत्र नलिका मूत्राशय में ओपन नहीं हो रही, किसमें ओपन हो रही है? अवस्कर में। अवस्कर से मूत्र किसमें जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है, फिर उसके बाद में ये बाहर रिलीज करता है, वापस से सिकुड़ता है, फिर ये बाहर रिलीज करता है। किसको? मूत्र को रिलीज करता है। तो ये थोड़ा सा अलग है किससे? मनुष्य से, कि हमारे अंदर किडनी से मूत्र नलिका निकलती है, वो मूत्र नलिका पहले यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। किसमें? मूत्राशय में। फिर मूत्राशय से किसमें जाती है? मूत्र मार्ग में जाती है। यहां पर कोई मूत्र मार्ग नहीं है, यहां पर हमारी किडनी, मतलब मेंढक की किडनी, किडनी से क्या निकली? यूरेटर यानी मूत्र नलिका, वो सीधा किसमें ओपन होती है? अवस्कर में। अवस्कर से किसमें जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। जब भर जाता है फिर वापस से रिवर्ट होकर बाहर वापस से अवस्कर में आता है, और फिर अवस्कर छिद्र से कहां चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो ये हो गई किसमें? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसकी बात, बस एक छोटा सा बिंदु जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। जब हम अपनी किडनी की बात करते हैं तो हमारी किडनी जो होती है, हमारी किडनी जो होती है, हमारी किडनी के ऊपर इस तरीके से, हमारी किडनी के ऊपर इस तरीके से एक ग्रंथि पाई जाती है, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस ग्रंथि को हम हिंदी में बोलते हैं अधिवृक ग्रंथि। याद रखना, बाद में भी आएगा ये। इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? अधिवृक ग्रंथि बोलते हैं।
ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, ये एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, ये एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में क्या बोला, अधिवृक्क। याद कर, तेरे को परागण याद आ रहा है, जल परागण में दो प्रकार का था, एक था अधिजल परागण, एक था अधोजल परागण। अधि मीन्स ऊपर, अधो मीन्स नीचे, है ना। यहां पर जरा सोच, यहां पर भी अधि आ रहा है, हाँ सर, अधि मीन्स ऊपर, और वृक्क यहां पर आ रहा है, हाँ सर, ये रहा वृक्क, ये वृक्क है, किडनी है। यानी किडनी के ऊपर मिलने वाली जो ग्रंथि है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारे अंदर बात। इनके अंदर, किसके अंदर, पर्टिकुलरली फ्रॉग्स के अंदर जो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो इस तरीके से ऊपर नहीं मिलती है, वो उस पे इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये है अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहां पर ये मार्किंग जो है ये भूल जाते हैं। एनसीईआरटी की जो इमेजेस हैं उनमें मार्किंग याद रखना। ये है कौन, अधिवृक्क ग्रंथि, ये वाली। तो अधिवृक्क ग्रंथि टोटली ऊपर नहीं मिल रही है, यहां पर टोटल ऊपर नहीं मिल रही है, उसके इस तरीके से चिपकी पड़ी है, यहां पर इस तरीके से, यहां पर ऐसे, यहां पर इस तरीके से मिल रही है, किसमें, फ्रॉग में। तो फ्रॉग में अधिवृक्क ग्रंथि और मनुष्य के अंदर अधिवृक्क ग्रंथि की पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, याद रखिएगा। बस इतना ही है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार जरा फटाफट यहां से यहां तक एक बार पढ़ ले, यहां से लेकर यहां तक एक बार जल्दी से पढ़ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है, यहां पर नहीं है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर एड्रिनल ग्रंथि के पार्ट्स पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य देखेंगे, कौन सा भाग होता है जो क्या क्या बनाता है। यहां तक तो सीधी सी बात थी। जो मूत्राशय वृक्क जो होती है, मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है, जिससे अवस्कर छिद्र द्वारा फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। मेंढक में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, अतः ये कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, यानी ये यूरियोटैलिक कहला रहे हैं, जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं। लेकिन याद रखना, इनका टेडपोल जो होता है वो कैसा होता है, अमोनोटैलिक होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, किससे संबंधित, उत्सर्जन तंत्र। लास्ट जो आता है वो आता है प्रजनन तंत्र। किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो इसको जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नीट 2017 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, नीट 2017 में इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। सर जी आज YouTube पर क्लास नहीं थी। बेटा आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मेरी हालत होगी क्लास लेने लायक? ये तो मैं आ गया, इस वजह से आ गया कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार सर जी ने आज फिर छुट्टी मार ली है। ठीक है जी, आइए 2016 में भी है, 17 में भी है, आ जाओ। तो यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, जनन तंत्र देखने वाले हैं। ये है नर जनन तंत्र, ये है मादा जनन तंत्र, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, नर प्रजनन तंत्र की बात करते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। आराम से सुनना, जैसे जैसे बता रहा हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नीट 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीट स्टूडेंट ध्यान से सुनना। 17 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर शुक्राणु का मार्ग पूछा गया था। अगर आपको याद आ रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शुक्राणु का परिवहन कहां कहां से होता है। शुक्र जनक नलिका, कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों ने किए हैं, प्रैक्टिस के लिए कराए भी हैं आपको। शुक्र जनक नलिका से किस में आता है सर, शुक्र जनक नलिका से किस में आता है सर, रेटिटेस्टिस में आता है, वृषण जाल में आता है। वृषण जाल से क्या बनती है, शुक्र वाहिनियां बनती हैं, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया किस में जाकर को ओपन होती है, अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस किस में ओपन होता है सर, वास डिफरेंस में, शुक्रवाहक में या शुक्रवाहिका में। वास डिफरेंस फिर एक फंदा लेकर ऊपर से आता है और शुक्राशय यानी सेमिनल वेसाइकल की नलिका के साथ जुड़कर क्या बनाता है, स्खलन नलिका, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी स्खलन नलिका किस में ओपन होती है, मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा में। डन। ये पूरा फ्लो आपको याद है ना, पूरा का पूरा ह्यूमंस के अंदर
यहां पर मेंढक में किस तरीके से शुक्राणु का परिवहन होता है, कौन कौन सी नलिकाएं होती है, तो वो समझना पड़ेगा। समझने से पहले आपको एक चीज यहां पर सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले एक स्टार बनाकर एक बिंदु चाहे तो नोट्स में लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। क्या मेंढक में वृषण, ऑब्वियस ही बात है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो क्या मिलेगा, वृषण मिलेगा, यानी टेस्टीज मिलेंगे। वृषण वृक के साथ यानी किडनी के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संबंध दर्शाते हैं। अब ये लाइन में भी ये लाइन आपको शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही मैं फिगर बनाऊंगा, जैसे डायग्राम बनाऊंगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ इस वर्ड पर फोकस करना। मेंढक में जो वृषण मिलते हैं वो वृषण वृक के साथ में यानी किडनी के साथ में संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरली और क्रियात्मक यानी फंक्शनली क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। क्या है, आइए समझते हैं। देखिए ये है किडनी, ये है क्या, किडनी है किसमें, मेंढक की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात नहीं कर रहे, मेंढक की बात कर रहे हैं। ये है किडनी, मान लो ये दो किडनी है जिसमें से एक किडनी मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, इधर वाली, और इस किडनी के पास में है ये वृषण। एक तरफ हम देख रहे हैं, इतना आप एज्यूम कर सकते हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं, इधर नहीं देख रहे, ऑब्वियसली बात है, इधर भी होएगा, यहां पर भी ये वृषण है, यहां पर भी ये वृषण है, ठीक है। अब ये वृषण के ऊपर एक दोहरा आवरण होता है, वृषण के ऊपर क्या मिलता है, दोहरा आवरण मिलता है। ये दोहरा आवरण जो होता है इसको हम बोलते हैं मेसोर्कियम, याद रखना, भूल मत जाना। ये क्या, ये जो आवरण जो होता है इसको हम बोलते हैं मेसोर्कियम। ये मेसोर्कियम क्या है, एक आवरण है, और ये आवरण क्या कर रहा है सर, इस वृषण को, ये जो यहां पर वृषण हमने दिखाया है, इस वृषण को किडनी के साथ जोड़ने में हेल्प कर रहा है। क्या, ये जो वृषण जो होता है ये किडनी के साथ इस झिल्ली नुमा संरचना के द्वारा, जिसका नाम है मेसोर्कियम, उससे जुड़ने में हेल्प कर रहा है। यानी सपोज अगर ये किडनी है और ये कौन है, वृषण है, तो वृषण जो है वो किडनी के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, एक मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा हुआ, जिसका नाम क्या है, मेसोर्कियम है। तो मेसोर्कियम क्या कर रही है, वृषण को किडनी से जोड़ रही है। ठीक है जनाब, ये हो गई हमारी किडनी, और ये हो गया हमारा वृषण। आगे बढ़ते हैं। अब वृषण के अंदर क्या बन जाएंगे सर, शुक्राणु बनेंगे वृषण के अंदर। सर अधिवृक्क ग्रंथि की जगह वृषण होते हैं? नहीं मेरे भाई, अधिवृक्क ग्रंथि अपनी जगह पर है, और यहां पर क्या मिल रहे हैं, ये वृषण मिल रहे हैं। हाँ, ये वृषण जो है किसका निर्माण करेंगे सर, शुक्राणु का निर्माण करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब वो शुक्राणु, ध्यान से देखना, वो शुक्राणु इस वृषण से होते हुए, किससे होते, इस वृषण से होते हुए कुछ नलिकाओं के द्वारा किसमें आ रहे हैं, किडनी में आ रहे हैं। समझ में आया क्या बोला? वृषण में जो शुक्राणु बने हैं वो शुक्राणु वृषण से होते हुए कुछ नलिकाओं के द्वारा किसमें आ रहे हैं सर, किडनी में आ रहे हैं। ये हमारी किडनी है, मतलब फ्रॉग की किडनी है।
इस फ्रॉग की किडनी के अंदर कौन आ गए हैं दोस्त? चलो इस रंग से दिखा देता हूं। ये फ्रॉग की किडनी है और इस फ्रॉग की किडनी के अंदर कौन आ गए हैं? शुक्राणु आए हैं। किससे होते हुए? वृषण से होते हुए। कैसे? वृषण से कुछ नलिकाएं निकली हैं और वो क्या लेकर आ रही हैं? शुक्राणुओं को लेकर आ रही हैं। बात आ रही है इन नलिकाओं का नाम क्या होता है। तो ये जो नलिका यहां पर आ रही है किसके अंदर? किडनी के अंदर। इन नलिकाओं का नाम है वासा एफरेंशिया शुक्र वाहिनियां। क्या नाम है? वासा एफरेंशिया शुक्र वाहिनियां। वासा एफरेंशिया शुक्र वाहिनियां ये क्या लेकर आ रही हैं? सर ये शुक्र वाहिनियां वृषण से क्या लेकर आ रही हैं? शुक्राणुओं को लेकर आ रही हैं। ठीक है जी। अब लाकर किडनी के अंदर कहां ओपन हो रही हैं? तो किडनी के अंदर जरा देखिएगा, ये एक नलिका में ओपन हो रही है। किडनी के अंदर जरा आराम से देखिएगा, इस तरीके से ये एक नलिका में ओपन हो रही है। और ये जो नलिका जो है ये ब्रांच्ड है। क्या बोला हमने? ये एक नलिका के अंदर ओपन हो रही है। कौन? ये वासा एफरेंशिया एक नलिका के अंदर ओपन हो रही है और ये जो नलिका है ये ब्रांच्ड है, इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। इन नलिकाओं को बोला जाता है बिडर नलिका। क्या नाम होता है इनका? बिडर नलिका, बिडर कैनाल्स कहा जाता है। तो बिडर कैनाल्स के अंदर कौन आ गए हैं? सर शुक्राणु आ गए। अब रुकिएगा, ये जो बिडर कैनाल जो होती है, इसी बिडर कैनाल के अंदर क्या छोड़ा जाता है? मूत्र भी छोड़ा जाता है। क्या? इन्हीं बिडर कैनाल के अंदर मूत्र भी छोड़ा जाता है। इन्हीं बिडर कैनाल के अंदर शुक्राणु भी छोड़े जाते हैं। यानी ये जो बिडर कैनाल जो आपको दिखाई दे रही है, इस बिडर कैनाल के अंदर क्या आ रहे हैं? सर यहां से तो शुक्राणु आ रहे हैं और अंदर जो नेफ्रॉन्स होंगे उनसे अंदर क्या डाले जाएंगे? उससे अंदर क्या डाला जाएगा? सर मूत्र डाला जाएगा। अब ये बिडर कैनाल जो होती है फाइनली बाहर निकलती है। ये बिडर कैनाल जो थी ये बाहर आती है और बाहर आकर एक ग्रंथि से जुड़ती है। वो जो ग्रंथि जो होती है उस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय। क्या? इस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल, ये रही सेमिनल वेसाइकल और ये बिडर कैनाल आई। सेमिनल वेसाइकल अपना स्त्रावण यहां पर डालेगी। हाँ सर, ये बिडर कैनाल आई और दोनों जुड़कर, जैसे याद कर ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा था, शुक्राशय की नलिका और इधर से ये बिडर कैनाल, दोनों जब जुड़ जाएंगी तो फाइनली किसका निर्माण होएगा? सर स्खलन नलिका का। यानी अब जिसका निर्माण होएगा वो कौन है? स्खलन नलिका। एक्चुअली ये जो स्खलन नलिका जो होती है इसको हम स्खलन नलिका नाम ना देकर, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, एक प्रकार की स्खलन नलिका होती है, इसको हम बोलते हैं मूत्र जनन नलिका। मूत्र जनन नलिका। अब इसको मूत्र जनन नलिका इसलिए बोला क्योंकि जरा सोच, इसी नलिका से यही नलिका किसको लेकर आ रही है? सर मूत्र को भी लेकर आ रही है। और जनन क्यों बोला? शुक्राणुओं को भी लेकर आ रही है। ये नलिका जो है इसका नाम है मूत्र जनन नलिका। यूरिनो जेनाइटल ट्यूब्यूल बोला जाता है या यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहा जाता है। ये जाकर ओपन होती है किसमें? एक संरचना जो आप जानते हैं
और जिसका छिद्र भी आप जानते हैं। ये संरचना जो है इसका नाम है अवस्कर, और इस अवस्कर का ये कौन है, अवस्कर छिद्र है। अब ये था पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। अब इतना सुनने समझने के बाद में आप मुझे बताइए, यहां पर जो लाइन लिखी हुई है, अब क्या कनेक्ट कर सकते हो आप इस लाइन को कि फ्रॉग के अंदर जो वृषण जो है और वृक जो है, क्या वो संरचनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ सर, संरचनात्मक, किडनी और वृषण संरचनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पहली बात, क्या क्रियात्मक रूप से भी जुड़े हुए, फंक्शनली भी जुड़े हुए? हाँ सर। यहां से जो शुक्राणु आएंगे और यहां से जो मूत्र बनेगा, उनका पाथ कॉमन है या नहीं है? हाँ सर, कॉमन है। तो इसीलिए बोला गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वृषण जो होते हैं वृक्क के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों रूप से जुड़े रहते हैं। ये है, इतना सा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक डायग्राम आप जब यहां पर देखते हैं किस चीज का, ये वाला डायग्राम जब आप यहां पर देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इस डायग्राम में आराम से देखना, आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको यहां पर ये दिखाई देगी किडनी, हाँ सर, और किडनी के बाद ये दिखाई देगा वृषण, हाँ जी सर। वृषण जो है शुक्र जनक नलिका, शुक्र वाहिनियों द्वारा यहां पर, शुक्र वाहिनियों द्वारा यहां पर कनेक्टेड है। हाँ जी, कनेक्टेड है। किसमें ओपन हो रहा है? एक जाल सा है यहां पर अंदर, किसके अंदर? किडनी के अंदर। इस जाल को हमने क्या बोला है? बिडर कैनाल, बिडर नलिका। हाँ, बिडर नलिका जो है वो आगे चलकर किसमें ओपन हो रही है? जनन मूत्र वाहिनी या मूत्र जनन वाहिनी, जिसमें मूत्र भी आएगा और जनन से संबंधित भी शुक्राणु भी आएंगे, और ये फाइनली किसमें जाकर ओपन हो जाएगी सर? ये ओपन हो जाएगी क्लोका में, और क्लोका से बाहर क्या निकल जाएगा? मूत्र भी निकलता है और शुक्राणु भी निकलते हैं। ठीक है, ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार जूम करके दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके मन में बन रहा है, सर ये ऊपर हाइड्रा जैसी स्ट्रक्चर क्या है? ये हाइड्रा, अभी बता रहा हूं। पहले एक बार इसको देख ले। ये वृषण है, ये किडनी है। वृषण से क्या निकली? शुक्र वाहिनी है, ये दिखाई दे रही है। ये शुक्र वाहिनी आती हुई किसके अंदर आई है सर? ये इसके अंदर आई है। किसके अंदर आई है? इसके अंदर आई है। आराम से देखना। ये वृषण, वृषण, वृषण से क्या निकली है सर? वृषण से निकली है शुक्र वाहिनी। वो शुक्र वाहिनी अंदर आई है। वृक्क के अंदर कौन मिल रही है? बिडर कैनाल मिल रही है, बिडर नलिका मिल रही है। ये बिडर नलिका आगे चलकर किसमें ओपन हुई है? बाहर आकर किसमें ओपन हो रही है? शुक्राशय के साथ में जुड़ रही है। शुक्राशय यहां पर दिखाया नहीं गया हमारी एनसीईआरटी में, लेकिन याद रखना है शुक्राशय से जुड़ती है, सेमिनल वेसाइकल से जुड़ती है। फिर उसके बाद किसका निर्माण होता है? जनन मूत्र वाहिनी का। जनन मूत्र वाहिनी क्लोका में खुल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये जो ऊपर की तरफ यहां पर ये जो हाइड्रा जैसी स्ट्रक्चर यहां पर ये दिखाई दे रही है, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं वसा काय या वसा शरीर या फैट बॉडीज बोलते हैं। क्या बोला हमने? ये जो ऊपर की तरफ यहां पर जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है यहां पर वृषण के ऊपर, यहां पर, इनको हमने नाम दिया है क्या? वसा काय या वसा शरीर, फैट बॉडीज। अब ये क्या करती है? मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा एक नॉर्मल सी चीज। अगर कोई जीव शीत निद्रा में या ग्रीष्म निद्रा में गड्ढे के अंदर या मिट्टी के अंदर जा रहा है, गड्ढा करके अंदर जा रहा है और एक तरीके से सो गया है, तो क्या उसको लगातार ऊर्जा तो चाहिए ना? हाँ सर। तो ऊर्जा अगर उसको चाहिए तो उसके बॉडी में कहीं ना कहीं फूड स्टोर होना चाहिए। हाँ सर। अब जरा सोचिए, हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है? बिल्कुल होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन। हाँ, लेकिन ग्लाइकोजन के बाद जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है फिर हमें ऊर्जा किससे मिलती है? हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू था, उस एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोर्ड थी। हाँ सर। तो फैट को यूज में लिया जाता है। हाँ सर। तो बेटा ये जो फैट बॉडीज जो होती है, इन फैट बॉडीज का काम क्या होता है? शीत निद्रा में या ग्रीष्म निद्रा में, एस्टिवेशन में या हाइबरनेशन में ऊर्जा प्रदान करना। याद रखना। तो इन फैट बॉडीज का काम क्या होता है? लिख देता हूं। ये जो
वसा शरीर जो था, वसा शरीर जिसको लिखा हुआ है, या वसा काय भी बोल देते हैं, वसा शरीर भी बोल देते हैं, फैट बॉडी बोल देते हैं। इनका काम क्या होता है, याद रखना, भूल ना जाना। ये क्या प्रदान करती है, ये शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता में, शीत निद्रा या ग्रीष्म निद्रा में ऊर्जा का स्रोत होती है, जिसके अंदर, जिससे हमें क्या मिलती है, इसको ऊर्जा मिलती है। डन। ये था पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार फटाफट यहां पर एक बार जल्दी से इसको पढ़ ले, फिर आगे बढ़ते हैं और मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं। ये 10 से 12 जो छोटी वाहिनियां थी, इसको हमने क्या नाम दिया था, शुक्र वाहिनी। याद रखना, क्या शुक्र वाहिनी जो है 10 से 12 जो छोटी वाहिनियां हैं, उनका नाम है, बिडर के नाल नहीं है, उनका नाम क्या है, शुक्र वाहिनी है, वासा एफरेंशिया है। जब आप वर्ड लाइन पूरी पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा कि मैथुन के दौरान शुक्राणु जो है वो वृषण से निकल कर किस में जा रहे हैं, 10 से 12 छोटी वाहिनियां। वो छोटी वाहिनियां किससे जुड़ी हुई है, बिडर्स वाहिनी से। ये जो छोटी छोटी वाहिनी, इनका नाम क्या है, शुक्र वाहिनी, वासा एफरेंशिया है। डन, क्लियर है। बिडर्स वाहिनी अवस्कर में मूत्र जनन वाहिनी द्वारा खुलती है। अवस्कर में अवस्कर छिद्र द्वारा शुक्राणु जो है वो बाहर निकल जाते हैं। शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। एक जोड़ी वृषण मीजोर्कियम या मीजोर्कियम कला की सहायता से वृक्क के ऊपरी भाग पर जुड़ा रहता है। डन। ये है कौन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत सीधा सा, कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको एक बार ध्यान से सुन लेते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, अच्छा यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाथवे याद रहेगा, पूरा का पूरा पाथवे याद रहेगा। पथ क्या बना है एक बार वो लिख दूं यहां पर। हाँ भैया, शुक्राणु कहां से कहां जा रहे हैं सर, वृषण से होते हुए किसमें जा रहे हैं सर, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी से होते हुए बिडर्स वाहिनी, बिडर्स वाहिनी से होते हुए किसमें जा रहे थे, शुक्राशय। और शुक्राशय के बाद क्या आ रहा था, शुक्राशय के बाद क्या आ रहा था, मूत्र जनन पथ या जनन मूत्र वाहिनी, जनन मूत्र वाहिनी। जनन मूत्र वाहिनी से क्या आना, किसमें जा रहा था सर, अवस्कर। और फिर अवस्कर से फाइनली किसमें आ रहा था, अवस्कर छिद्र में। तो ये पूरा पाथवे याद रखना, ये पाथवे से क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में। ठीक है, तो नीट 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो इस पाथवे से आया था। आप देखकर चेक भी कर लेंगे, आपको मिल भी जाएगा। तो ये पूरा पथ याद रखना, टेस्टीज, वासा एफरेंशिया, बिडर्स कैनाल, सेमिनल वेसाइकल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और फिर क्लोका और क्लोका पोर। डन। अब बात करते हैं यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, एक हमने स्टार डालकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, और वो ये लिखा था कि मेंढक में वृषण और वृक्क ये आपस में संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से दोनों एक दूसरे क्या है, संबंधित है। अब बात करते हैं फीमेल में। क्या फीमेल में भी ऐसा होता है? नहीं। मादा में कौन मिलेंगे, वृषण तो नहीं मिलेंगे, अंडाशय मिलेंगे। तो मादा मेंढक में अंडाशय, वृक्क के साथ केवल
संरचनात्मक, केवल संरचनात्मक रूप से संबंधित होते हैं। यानी क्या डिफरेंस आपको दिखाई दिया? मेल्स के अंदर जो था कौन, वृषण जो थे यानी जनन अंग जो था वो किडनी के साथ में संरचनात्मक भी था और क्रियात्मक रूप से कैसा था, संबंधित था। लेकिन यहां पर केवल संरचनात्मक रूप से संबंधित है, क्रियात्मक रूप से संबंधित नहीं है। क्या बोला हमने? यहां पर केवल संरचनात्मक रूप से क्या है, रिलेटेड है, क्रियात्मक रूप से रिलेटेड नहीं है। कैसे सर? आइएगा समझते हैं और समझने की कोशिश करिएगा। सेम टू सेम वापस से हम क्या बनाएंगे, किडनी बनाएंगे। ठीक है, ये किडनी है और इस किडनी से जुड़ा हुआ है कौन, अंडाशय। अब अंडाशय का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये अंडाशय हमारे जिसमें जैसे ह्यूमन फीमेल्स में जो अंडाशय होते हैं वैसे नहीं होते हैं। ये अंडाशय इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, उबड़ खाबड़ तरीके से, ये इस तरीके से ये अंडाशय है। अब ये अंडाशय क्या किडनी से जुड़ा हुआ है? हाँ सर। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो क्या ये अंडाशय किडनी से जुड़ा हुआ है? हाँ सर, जुड़ा तो हुआ है। मैंने कहा आइए यहां पर दिखा देते हैं कि ये अंडाशय जो होते हैं ये किडनी से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इन अंडाशयों पर इन अंडाशयों में क्या भरे पड़े हैं सर? अंडाणु, अंड भरे पड़े हैं। यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिखा रखा है कि ये किडनी है और ये कौन है, अंडाशय है। ये कौन है भैया, किडनी है। और ये कौन है, अंडाशय है, ओवरी है। ठीक है, अब अंडाशय से क्या निकलेगा, अंडाणु निकलेगा। हाँ सर। अब अंडाणु को पकड़ने का काम जरा याद करो, ह्यूमन फीमेल्स में कौन करती थी सर? कोई फैलोपियन ट्यूब होती थी। हाँ सर, जिसको हम डिंब वाहिनी, अंड वाहिनी, ओविडक्ट बोलते हैं। हाँ सर। यहां पर कौन करती है? बिल्कुल यहां पर भी अंड वाहिनी ही करेगी। लेकिन ये जो अंड वाहिनी जो है बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे ह्यूमन फीमेल्स में, बस थोड़ा सा अलग है। ये जो अंड वाहिनी का जब तो ऊपरी भाग देखेगा तो ये कीप आकार का तेरे को दिखाई देगा। देखना यहां पर, ये देखिए अंड वाहिनी लिखा हुआ है। हाँ जी, ये अंड वाहिनी है। हाँ, और ये अंड वाहिनी का ऊपरी भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये जस्ट ऊपर दिखाया गया है समझाने के लिए। ये इसके साथ में जुड़ा रहता है, इसके पास में होता है। ठीक है, अभी कीप आकार का दिखा है। हाँ, इनफंडिब्यूलम याद आ रहा है? हाँ सर, इनफंडिब्यूलम, वो इनफंडिब्यूलम जो होता था जिसको हम क्या बोलते थे, कीपक बोलते थे। बिल्कुल वैसी कीपक जैसी संरचना, लेकिन क्या नहीं है, कुछ उंगली नुमा संरचनाएं होती थी जिनको हम झालर बोलते थे, फिम्बरी बोलते थे, जो यहां पर इस अंड वाहिनी में नहीं होती है। तो यहां पर सीधा ये अंड वाहिनी है। ये अंड वाहिनी का ऊपरी भाग जो है वो कीप के आकार का होता है। ये अंड वाहिनी किसको ग्रहण करती है, अंडाणु को। अंडाणु इस अंड वाहिनी से होता हुआ इसमें आता है। अब ये जो संरचना है यहां पर नाम नहीं दिया है इस संरचना का हमारी एनसीईआरटी में। इस संरचना का नाम है अंडकोश। इसको हम क्या बोलते हैं, अंडकोश बोलते हैं। ये जो संरचना जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडकोश बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये है कौन, ओवरी। इसके बाद कौन थी भैया यहां पर, इसके बाद ये हमारी अंडवाहिनी। और फाइनली अंडवाहिनी एक संरचना में ओपन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडकोश बोलते हैं। ये जो संरचना जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडकोश। अब होता क्या है, फीमेल फ्रॉग जो होती है उसके इस
अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाणु। हाँ सर। ये अंडाणु यहां पर आता है। हाँ सर। किस में आता है भैया? ये अंडवाहिनी है। हाँ सर। फैलोपियन ट्यूब है। हाँ सर। फैलोपियन ट्यूब में कलेक्ट होता है। हाँ सर। कलेक्ट होकर यहां से होते हुए यहां पर एकत्रित हो जाते हैं। क्या एकत्रित हो जाते हैं? ये जो अंडाणु या ये जो एग जो है, ये एग यहां से निकलकर यहां पर एकत्रित हो जाते हैं। तभी तो वर्ड क्या पड़ा? अंडकोश। अंडकोश का मतलब जहां पर अंडाणु एक कोश के अंदर, एक खाली जगह के अंदर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। अब होता क्या है, कल मैंने आपको बताया था, याद करिए, जब मैथुन का समय आता है तो एक मादा के ऊपर मेल जो है वो क्या हो जाता है? मौर्न हो जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। कब? जब जनन काल होता है, जब पानी भरपूर होता है, चढ़ गया। फिर उसके याद आ रही है आपको, एक उंगली हुआ करती थी अग्रपाद में एक उंगली थी जिसको हमने एम्पी ऑक्सिलरी पैड बोला था या मैथुनांग अंग बोला था। एक पैड रूपी संरचना थी, जो उंगली जो थी वो फूल गई थी। वो उसकी उंगली किसकी? नर की मादा के इस धड़ वाले भाग को प्रेस करती है। कल बताया था, जब वो प्रेस करती है तो वो प्रेशर इस पर पड़ता है, किस पे? अंडकोश पे। और अंडकोश पे जब प्रेशर पड़ता है तो फिर ये अंडाणु जो यहां पर स्टोर थे, ये निकलते हैं किस में? यहां से होते हुए किस में निकलेंगे? इधर देखिएगा, ये निकलते हैं किस में? और अब आप जानते हैं अच्छे तरीके से ये कौन है? वही क्लोका। कौन है ये? अवस्कर। तो अवस्कर में आ जाते हैं अंडाणु और फिर यहां से लगभग 2000 से लेकर 3000 के आसपास अंडाणु यहां से बाहर निकल जाते हैं अवस्कर छिद्र से। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इतना तूने पढ़ लिया, इतनी सी बात अगर तेरे को समझ में आ गई तो जरा सोच, क्या यहां पर किडनी के साथ कोई फंक्शनल संबंध था या स्ट्रक्चरल संबंध था? यहां पर सोचो, यहां पर इस अंडाशय का, इस जनन अंग का किडनी के साथ में ओवरी का कोई स्ट्रक्चरल रिलेशन था या फंक्शनल रिलेशन था? स्ट्रक्चरली उससे कनेक्टेड है, हाँ सर जुड़ी हुई है, लेकिन क्या फंक्शनल कनेक्शन था यहां पर? नहीं सर। क्या अंडाणु किडनी के अंदर से होते हुए आ रहे हैं? नहीं सर। अंडाणु तो बाहर अंडवाहिनी से होते हुए फिर अंडकोश से होते हुए क्लोका में आते हैं। हाँ जी, डन। एक बार जरा फटाफट यहां से यहां तक, मादा में 2500 से 3000 अंडे, मैंने 2000 बोल दिया था, 2500 से 3000 अंडे हैं। ओनली स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है। हाँ, वो अलग से दिखाने के लिए ना, कि अलग से दिखाने के लिए ये जो मादा के अंदर ये जो अंडवाहिनी है, कि ये यहां पर अगर नीचे की तरफ यहां पर दिखाएगा तो समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा अलग ऊपर की तरफ यहां पर दिखाई हुई है कि ये अंडवाहिनी है। ठीक है। क्या सर फैट बॉडी इस पे भी है? हाँ बेटा, फैट बॉडी ऐसा थोड़ी ना कि नर जो है केवल वही शीत निद्रा में जाएगा या ग्रीष्म निद्रा में जाएगा, मादा भी जाएगी, क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं? पॉइकियोथर्मल होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपने शरीर का तापमान मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। सर अगर फ्रॉग निद्रा में गया हो और उसे जमीन से बाहर निकालने तो वो चल सकता है? हाँ बेटा बिल्कुल चलेगा, लेकिन बात यह है कि बाहर तापमान अनुकूलित होना चाहिए। हाँ जी। अब मुझे बताइए, वहां पर शुक्राणु का पाथवे देख लिया था, यहां पर अंडाणु का पाथवे क्या होएगा? अंडाशय से अंडवाहिनी, अंडवाहिनी से अंडकोश, अंडकोश से अवस्कर, अवस्कर से अवस्कर छिद्र। डन। ठीक है। तो यहां पर फीमेल के अंदर पथ याद रखना है आपने। फीमेल के अंदर पथ क्या होएगा? अंडाशय, अंडाशय से होते हुए अंडवाहिनी,
अंडवाहिनी से होते हुए अंडकोश से होता है। देखो एनसीईआरटी ने इमेज में दिया हुआ है, ये मत सोचना कि एनसीईआरटी ने इमेज नहीं बनाई है, इमेज बनाई है, मार्किंग नहीं करी है वो। अंडकोश और अंडकोश से होता हुआ अवस्कर और अवस्कर से होता हुआ अवस्कर छिद्र। ठीक है, तो ये इस तरीके से अंडाशय, अंडाशय से अंडवाहिनी, अंडवाहिनी से अंडकोश, फिर अवस्कर, अवस्कर से अवस्कर छिद्र। ये था बेटा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखना, अंडवाहिनी और वृक्क के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। कौन सा संबंध? क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। सॉरी, अंडवाहिनी और वृक्क के बीच में कोई संबंध नहीं होता। अंडवाहिनी अलग है, वृक्क अलग है, लेकिन वृक्क और अंडाशय के बीच में संरचनात्मक संबंध होता है। ठीक है, यहां पर वृक्क और अंडवाहिनी, अच्छा यहां पर देखो, क्या यहां पर अंडवाहिनी और किडनी के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं। लेकिन क्या किडनी और अंडाशय के बीच में रिलेशन है? हाँ। कैसा? स्ट्रक्चरल। डन। तो इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज है, सर आपने तो बोला था कि संबंध होता है। अरे पूरा पढ़ तो सही, यहां पर किडनी और अंडाशय नहीं लिखा हुआ, अंडवाहिनी लिखा हुआ है। सर फीमेल में ओविडक्ट और यूरिनरी डक्ट अलग होता है ना? भाई आप मुझे बताइए, यहीं से यूरिन भी आएगा। अब जरा सोच, ये तो जनन पथ हो गया और किडनी से जो मूत्र नलिका आ रही है वो यहां आ गई है। यहां किडनी से मूत्र नलिका यहां पर आ रही है, तो किडनी से तो कौन आ गई सर? मूत्र नलिका। यूरेटर। क्या वो अंडाशय लेकर आ रही है? नहीं, वो सिर्फ मूत्र लेकर आ रही है। क्या वो अंडाणु लेकर आ रही है? नहीं, वो सिर्फ मूत्र लेकर आ रही है। अंडाणु तो अंडवाहिनी लेकर आ रही है। यानी यहां पर जनन पथ और मूत्र पथ यहां से यहां तक तो अलग था, लेकिन बाद में फिर कॉमन तो होएगा ही होएगा। इस अवस्कर से तो जाएगा ही जाएगा, क्या मूत्र भी जाएगा और इसी अवस्कर से अंडाणु भी जाएगा, यानी यहां पर आकर ये कॉमन हो जाता है। हाँ जी, डन, क्लियर है यहां तक की बात। ये हमारा समाप्त होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी के साथ समाप्त होता है ये वाला हमारा चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन वाला। ठीक है, अगला चैप्टर जो है जंतु जगत कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर मेंढक में अगर हृदय को बाहर निकाल लो तो वो कुछ समय तक धड़कता है, इसका आंसर कोई बता सकता है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और रह गई है। एक चीज रह गई थी यहां पर, मैथुन की बात मैं बताना भूल गया था। हाँ जी, मैथुन संभोग जब होता है तो मेल फीमेल के ऊपर आ जाता है और अपने जो मैथुन अंग जो था, पैड जो था, उससे धड़ को दबाता है। बाहर क्या निकल जाते हैं? इस अंडकोश से अंडाणु बाहर आ जाते हैं। अब ये अंडाणु कहां पर आते हैं? इनका निषेचन कहां पर होता है? पानी के अंदर होता है, यानी शरीर के बाहर होता है। क्यों पानी चाहिए? मैंने आपको कल रीजन बता दिया था कि इनको पानी क्यों चाहिए होता है। एक माध्यम है। इनके अंडे कैसे होते हैं? नॉन क्लेडोइक होते हैं, जिनके ऊपर आवरण नहीं होता, शेल नहीं होता है, इसलिए इनको क्या चाहिए होता है? एक माध्यम चाहिए होता है वृद्धि करने के लिए। अब इनमें जो निषेचित अंडे जो होते हैं उनसे क्या बनता है? एक लार्वा अवस्था होती है जिसका नाम टेडपोल है। हाँ सर। अब इनके अंदर मैथुन होने के बाद में, बाह्य निषेचन होने के बाद में, निषेचन कैसा होगा? इनके अंदर बाह्य होएगा। बाह्य निषेचन होने के बाद में क्या बनता है सर? टेडपोल निर्माण होता है। अब ये जो टेडपोल जो होते हैं, इस टेडपोल में क्या होता है बेटा? इस टेडपोल में पूंछ होती है, याद रखना। ये मैंने हालांकि कल बता दिया था आपको कि टेडपोल में क्या होती है? पूंछ होती है। लेकिन टेडपोल से जब वयस्क बनता है तो इस अवस्था को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कायांतरण। जो यहां पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, यहां पर वर्ड दिख रहा होगा कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, यानी शारीरिक बदलाव। तो यहां पर जब कायांतरण होता है यानी मेटामॉर्फोसिस होता है,
उस मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, एक हल्की सी चीज है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है, अगर सुन सको तो सुन लेना। कायांतरण में क्या हो जाती है, पूंछ हट जाती है, पूंछ हट जाती है। अब ये कैसे हट जाती है, इस टेडपोल के अंदर इस कायांतरण अवस्था में थायराइड ग्रंथि जो होती है, ये पहले पढ़ाया जाता था, नीट की जब प्रिपरेशन कराई जाती थी 2015-2016, उस टाइम पर ये चीज बताई जाती थी कि थायराइड ग्रंथि जो होती है टेडपोल के अंदर, उस थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम होता है कैथेप्सिन प्रोटीन। ये कैथेप्सिन प्रोटीन थायराइड ग्रंथि से निकलकर किसमें जाता है सर, ये निकलकर जाता है किसमें, पूंछ में। और पूंछ की जो कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर लाइसोसोम को बर्स्ट कर देता है, लाइसोसोम को फोड़ देता है। अब थोड़ा लॉजिकली जरा सोचिएगा, कायांतरण के दौरान हम क्या बोल रहे हैं, पूंछ हट जाती है। पूंछ कैसे हट जाती है, कायांतरण के दौरान थायराइड ग्रंथि जो थी, वो थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम होता है कैथेप्सिन। ये कैथेप्सिन किसमें जाता है, पूंछ की कोशिकाओं में जाता है, और पूंछ की कोशिकाओं में जो लाइसोसोम जो होते हैं उनको प्रेरित करता है फटने के लिए। लाइसोसोम अगर फट जाएंगे कोशिका के तो वो कोशिकाएं मर जाएंगी, और कोशिका अगर मर जाएंगी तो इस पूंछ की जितनी भी कोशिकाएं अगर वो मर जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है पूंछ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार वयस्क में पहुंचते पहुंचते पूंछ क्या हो जाती है, हट जाती है। तो ये चीज याद रखना, भूल मत जाना। ये क्वेश्चन बहुत फेमसली पहले पूछा जाता था, क्या कि कायांतरण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा अंग होता है, कभी मत भूलना। मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। भूल मत जाइएगा कि थायराइड ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल होती है मेंढक के अंदर किस चीज के लिए, कायांतरण के लिए। डन, क्लियर है? हाँ जी। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर मेंढक का अगर हृदय बाहर निकालोगे तो कुछ समय के लिए वो धड़कता है, ऐसा क्यों? तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार के हृदय होते हैं। हृदय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पेशीजनक, जिसको हम मायोजेनिक बोलते हैं, और एक होते हैं तंत्रिका जनक, जिसको हम न्यूरोजेनिक बोलते हैं। ये मिलते हैं कीट में, ये हमारे उभयचर में भी है, स्तनधारियों में भी है, हमारे अंदर भी है ये, ठीक है। तो ये उभयचर में भी है और स्तनधारी में भी मिल रहा है ये, ठीक है। अब मीनिंग क्या है, मैंने बोला कि भैया ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो हृदय है, इस बॉडी के अंदर जो हृदय है, उस हृदय के स्पंदन के लिए, स्पंदन यानी बीटिंग के लिए, बीटिंग यानी पंपिंग के लिए, हार्ट की बीटिंग के लिए, हार्ट की पंपिंग के लिए, हार्ट के स्पंदन के लिए, ये जो हार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस हृदय के स्पंदन के लिए मैसेज जो है, संदेश जो है, वो संदेश कहां से आ रहा है, तंत्रिका तंत्र से अगर आता है, कहां से आ रहा है, यानी नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र जो है, वो संदेश भेज रहा है किस चीज को, हृदय को धड़कने के लिए। तो ऐसे हृदय क्या कहलाते हैं, तंत्रिका जनक। नाम से पता लग रहा है, न्यूरोजेनिक का मतलब कि वो हृदय जिसमें स्पंदन के लिए मैसेज, हार्ट बीटिंग के लिए मैसेज कहां से आएगा, तंत्रिका तंत्र से जनित होएगा। तंत्रिका तंत्र बनाएगा उस मैसेज को और भेजेगा, स्टिमुलस भेजेगा कि हृदय धड़को। ऐसे हृदय को हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक। अब यहां से तंत्रिका तंत्र से नहीं आता है स्पंदन के लिए, इस हार्ट में स्वयं स्पंदन की क्षमता होती है। कैसे? ऐसे हृदयों में क्या मिलता है, एक नोड मिलता है, गांठ मिलती है, जिसको हम बोलते हैं SA नोड, जैसे हम बोलते हैं, जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, पेस मेकर नाम देते हैं।
अब ये जो पेस मेकर जो होता है, ऐसे नोड जो होता है, ये खुद जनरेट करता है क्या? संदेश, इम्पल्सेस। किसके? इसी हृदय को धड़काने के। अब आप मुझे बताइए, इनमें से ये हृदय खुद ही धड़कने की क्षमता रखता है, ये हृदय धड़कने की खुद तो क्षमता नहीं रखता, संदेश आते तो धड़कता है। अब अगर ऐसे हृदय को तू बाहर निकाल दे तो क्या ये धड़क पाएगा? नहीं सर, ये नहीं धड़क पाएगा। क्यों? क्योंकि धड़कने के लिए जो संदेश जो थे तुमने उसको काट दिया। कैसे? इसको तुमने बाहर निकाल दिया। जब तुम इस हृदय को बाहर निकालोगे, इसके पास संदेश नहीं आएगा, ये नहीं धड़केगा। लेकिन जरा सोच, क्या इसको बाहर निकालोगे तो ये धड़केगा? कुछ समय के लिए तो धड़केगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो संदेश खुद बीट करने का खुद यही जनरेट कर रहा है। हाँ, यानी ये है स्वयं उत्तेजनशील संरचना है। हाँ सर, ये स्वयं उत्तेजनशील संरचना है, ये स्वयं उत्तेजनशील संरचना नहीं है। तो फ्रॉग में हृदय कैसा था? सोच, फ्रॉग के अंदर हृदय हमने लिखा था पेशीजनक था, मायोजेनिक था। हाँ, पेशी से बना हुआ था। हाँ, खुद ही उसके अंदर क्षमता थी बीटिंग करने की। हाँ, डन। तो ये चीज याद रखनी है। डन। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। एक बार वापस से देख लीजिए टेस्ट का सिलेबस मेरे भाई, बायो के टेस्ट का सिलेबस, केमिस्ट्री के टेस्ट का सिलेबस, फिजिक्स के टेस्ट का सिलेबस, ये टेस्ट का सिलेबस है। एक बार आराम से देख लीजिए, शांति से देख लीजिए। कल इसके आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? एनिमल किंगडम। मॉक टेस्ट, अरे पार्ट टेस्ट मान ले यार, ये ले, ये मॉक टेस्ट हटा दे, पार्ट टेस्ट बस। सर फिजिक्स में कुछ ज्यादा चैप्टर हो जा रहे हैं। मैंने ना कल ये बात है ना, जो यहाँ पर हमारे जो टीम के जो लीडर हैं, जो खुद एक IITian है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा ऐसा बच्चे बोल रहे हैं कि भैया फिजिक्स में सिलेबस कुछ ज्यादा दिख रहा है उनको। बोले हमारे टाइम पर तो ऐसा कोई, मतलब इस टाइम पर अगर ऐसे बोल रहे हैं कि ये फिजिक्स का सिलेबस ज्यादा है, इसका सिलेबस ज्यादा है, तो फिर क्या ये रिवीजन नहीं करना चाह रहे हैं क्या? हैं? हद है। कितने पार्ट टेस्ट है? 7 पार्ट टेस्ट थे ना, जिसमें से 2 हो चुके हैं, अब ये तीसरा है। फ्रॉग में RBC का जीवन चक्र कितना होता है? जीवन चक्र नहीं बेटा, जीवन काल होता है। कितना होता है? लगभग 100 से 105 दिनों का होता है। हमारे अंदर 120, उनके अंदर लगभग 100 से 105 डेज का होता है। सर फ्रॉग कंप्लीट? हाँ बेटा, इतना ही था फ्रॉग। देखा कितना इजी था ना कॉकरोच से, बस इतना ही पढ़ना था। एक काम करो, पूरा फिजिक्स दे दो। ऐसा है, फिजिक्स का ठेका हमने तो लिया नहीं है, समझ में आ गई? हमको तो बोलो मत, ठीक है? जो गए हैं उनसे जाकर पूछ लेना अपने आप, ठीक है? हमको ये पता है, हमने ये दे दिया है। यस सर जी, लास्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट स्लाइड ही तो है मेरे भाई, ये वाली लास्ट स्लाइड, ये वाली पूछ रहा है। सर RBC में केंद्रक होता है क्या? भाई ये कौन था जिसने ये पूछा है कि सर RBC में केंद्रक होता है फ्रॉग की? कल की क्लास अगर ली हो या आज की क्लास अगर स्टार्टिंग में ली हो तो बता। मैं कल भी बता दिया था, आज भी बता दिया है, मैं फिर बोल देता हूं, इस साल नीट का ये क्वेश्चन बन सकता है। जल्दी से सोचो, RBC के अंदर RBC का आकार कैसा होता है फ्रॉग का? हमारी RBC का आकार कैसा होता है और फ्रॉग की RBC का आकार कैसा होता है? हमारी मानव RBC का आकार कैसा है? द्विअवतल है, बाई
कॉनकेव है और केंद्रक यहां पर नहीं है। 120 दिन का क्या है यहां पर जीवन काल होता है, जबकि मेंढक में जो आरबीसी होती है या तो वो अंडाकार हो सकती है या वो इस तरीके से बाइकॉन्वेक्स हो सकती है। तो ये क्या है हमारी बाइकॉन्वेक्स, और ये क्या है अंडाकार ओवल। दोनों में से कुछ भी हो सकती है। और अंदर क्या मिल रहा है सर, केंद्रक मिलता है। हमारे अंदर नहीं मिलता, यहाँ केंद्रक मिलता है। और इनका जीवन काल कितना होता है, 100 से 105 दिन। 100 दिन का लिख लेना, 100 दिन का इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। हाँ जी, सर फ्रॉग के अग्रपाद का डिजिटल फॉर्मूला, अच्छा डिजिटल फॉर्मूला इतना नहीं जाना, उसमें हड्डियां कितनी होती हैं। हाँ मिल जाएंगे, यस जा सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, यस ओल्ड एनसीईआरटी से ही पढ़ना है दोस्त, ओल्ड एनसीईआरटी से ही पढ़ना है आपको ये दोनों टॉपिक। कौन से, एक कॉकरोच का और एक आपका मेंढक का, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ अभी अभी कराऊंगा बेटा, पूरे 45 दिन जो है आपका वन शॉट चलेगा। ये जैसे कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में वन शॉट रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। वन शॉट रिवीजन जो होएगा, एक दिन में एक चैप्टर निपटाएंगे, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर निपटाएंगे और ये जो 32 के 32 चैप्टर हैं, इन चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है दोस्त। और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक। वैसे क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी YouTube पर दे रहा हूं, क्या वो आप अपने फोन में सेव करते जा रहे हो? सेव किए हैं? उसकी PDF जो है मैंने टेलीग्राम के चैनल पर भी डालता रहता हूं, डाल दी है। क्या आप अपने फोन में सेव कर रहे हो? सेव कर लेना चैप्टर वाइज, ताकि लास्ट टाइम पे फटाफट वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार चेक करके चले जाए। मैं एक काम करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, वो जो डॉक्टर साहब सीरीज है, उन सारे क्वेश्चंस को लास्ट के 7 डेज में एक कंप्लीट PDF बना दूंगा, ठीक है, उसमें करना है। अच्छा एक और चीज, ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, ये तो है हमारे पार्ट टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया था ना, ये तो है हमारे पार्ट टेस्ट। इसके अलावा आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे। हाँ सर, फुल सिलेबस टेस्ट आपके ऐप पर भी होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट मैं YouTube पर भी कराऊंगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं दोस्त मैं, इससे ज्यादा तो मेरे अंदर भी बस की नहीं है। बस सर माइंड मैप वो कल की स्लाइड में नहीं आया, रीजन बीइंग सिंपल, माइंड मैप का वो जो साइज जो है थोड़ा सा ज्यादा है, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। मैं आज वापस से एक बार जोड़कर फिर से भेज देता हूँ, वो दिखता नहीं है, साइज ज्यादा है उसका, कंप्रेस करके एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी चलिए जी, मिलते हैं बेटा कल नए चैप्टर के साथ में, एनिमल किंगडम के साथ में, ठीक है।